हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस दीवाने की इस ब्यूटीफुल से चैनल में। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसका हमारे पास आज 7th लेक्चर है। ठीक है, अभी तक हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने बेटा आपके पास क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करी थी। सबसे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, देन हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, और हमने लास्ट क्लास में बेटा स्टार्ट किया था गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में हमने बेटा मैंने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ 2 टाइप, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपके पास किस में होता है, मेल में होता है, एंड oogenesis आपके पास फीमेल में होता है। तो मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवाया था और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता भी दी थी। ठीक है, वैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का हमने जो मेन पार्ट है आपके पास कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज बेटा मैं आपको एक हार्मोनल एंडोक्राइन मैकेनिज्म एक बताऊंगी, और आपको जो जितने भी हमने अभी तक जो पार्ट्स पढ़े हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में उनका क्या काम होता है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि इजैकुलेटरी डक्ट का क्या काम होता है, उसके इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में दोबारा से एक बार ही बता के उसको रिवाइज करवा के लिखवा दूंगी। ठीक है, वासा रेफरेंशिया का क्या काम होता है, आपके पास एसेसरी डक्ट कौन सी होती है, एसेसरी ग्लैंड, उन ग्लैंड्स का आपके पास क्या काम होता है। पहले तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें ओरली बताई थी, लेकिन अब मैं आपको उनके बारे में लिखवा भी लूँगी, ताकि अगर आपको वो चीज़ें याद ना आए, कभी आप भूल जाओ तो आप उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास में मैं आपको बता रही थी वो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको स्पर्म का डायग्राम आपको मैंने ड्रॉ करके बताया था। ठीक है, और स्पर्म के डायग्राम में मैंने लिप लिंक भी करी थी। तो स्पर्म के जो हमने स्पर्म का जो डायग्राम पढ़ा था उसको उसमें जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्पर्म एक सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर आपके पास न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रियोल होता है, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। ठीक है, तो एक सेल के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, तो स्पर्म भी एक सेल है, स्पर्म भी तो एक सेल है ना, तो स्पर्म सेल के अंदर भी ये सारी चीज़ें होंगी। और इन सारी चीज़ों का आपके पास क्या काम है, इनका क्या मॉडिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, आपके पास स्पर्म सेल में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपके पास एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है और इसमें आपके पास लेबलिंग भी की हुई है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको इलाबरेट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। आपके पास नेक का क्या काम होता है, हेड का, टेल का, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपके पास जो स्पर्म की जो बॉडी होती है, स्पर्म सेल की जो बॉडी होती है, उसके 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। आपके पास उसके 4 पार्ट होते हैं। एक आपके पास होता है सबसे पहले हेड। ठीक है, देन आपके पास होता है बेटा नेक, देन आपके पास 3rd नंबर पे होता है मिडिल पीस, एंड 4th नंबर पे आपके पास होती है टेल। ये 4 पार्ट जो आपके पास है ये स्पर्म के मेन पार्ट होते हैं, मतलब स्पर्म सेल के आपके पास मेन डिविजन्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास हेड, फिर आ गया नेक, फिर आ गया मिडिल पीस, एंड देन आपके पास आ गया टेल। ठीक है, आपके पास हेड वाला पार्ट कौन सा हो गया, हेड वाला पार्ट बेटा देखो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, हेड वाला पार्ट आपके पास ये हो गया। ठीक है, नेक ये वाला आपके पास पार्ट हो गया, और मिडिल पीस कौन सा होता है, ये आपके पास मिडिल पीस होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, मिडिल पीस होता है। और आपके पास ये क्या होता है बेटा, ये पूरी आपके पास होती है टेल। ये पूरी आपके पास क्या होती है, ये पूरी आपके पास होती है, ये पूरी आपके पास होती है टेल। ठीक है, ये आपके पास होती है टेल। तो 4 पार्ट आपको समझ आ गए। हेड वाला पार्ट इज दिस, नेक वाला, देन आपके पास मिडिल पीस आ गया, और आपके पास टेल आ गई। ये 4 डिवीजन आपके पास मेन है जो आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो आपको इस जो स्पर्म सेल है उसमें सबसे पहले आपको लेबलिंग बता रखी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये आपके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये फिर उसके बाद क्या है, एक्रोसोम है। एक्रोसोम का क्या काम होता है, एक्रोसोम के अंदर बेटा होता है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। क्या होता है आपके पास, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। हाइड्रोलाइजिंग
एंजाइम होता है। किसको हाइड्रोलाइज करता है ये? जब बेटा आपके पास स्पर्म जो होता है वो ओवम के अंदर एंटर करता है। ये तो आपको पता होगा ना कि स्पर्म जाके ही ओवम के पास जाके फ्यूजन करता है। तो जब एक स्पर्म सेल जाके ओवम सेल के अंदर फ्यूज कर रही होती है तो बेटा क्या होता है कि आपके पास स्पर्म जो ओवम की जो सेल होती है उसमें एक लेयर होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्रोसोम ही आपके पास सबसे पहले एंटर करता है किसमें, ओवम के सेल में। तो एंटर जब करता है एक्रोसोम, ठीक है, सबसे पहले एक्रोसोम एंटर करेगा, एक्रोसोम जाके टच होगा तो क्या होता है, जो ओवम के सेल में एक कवरिंग होती है, ठीक है, ओवम के बाहर वाली सेल में एक कवरिंग होती है, उसको बेटा हाइड्रोलाइज करता है। कौन करता है? ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम करता है जो एक्रोसोम के अंदर होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्म लाइसिन भी बोल देते हैं हम। स्पर्म लाइसिन भी बोल देते हैं हम इसे, ठीक है। मतलब कि क्या करता है ये जाके आपके पास लाइसिन का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, तो उसको क्या कर देता है, ये तोड़ देता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ लेयर ऑफ ओवा, हम इसको क्या बोलेंगे, डाइजेशन ऑफ लेयर ऑफ ओवा। ओवा की जो लेयर होती है उसका क्या कर देता है, डाइजेशन कर देता है एक्रोसोम। उसके बाद आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल है। क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियस है, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या होता है यहाँ पे बेटा ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या होता है, आपके पास क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ठीक है, क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं। हर सेल में जेनेटिक मटेरियल है और स्पर्म सेल में तो होगा ही, क्योंकि वहाँ पे तो आपके पास क्या करना है बेटा, वेरिएशंस चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेरिएशन चाहिए, तो वहाँ पे तो जेनेटिक मटेरियल होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपके पास आता है नेक, फिर आपके पास क्या आता है, फिर आपके पास आता है ये नेक वाला पार्ट। इस नेक वाले पार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पर बीच में क्या है, ये नेक है और यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है बेटा। नेक वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक में प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ आई आपको, ठीक है। सेंट्रियोल आपके पास दो टाइप का होता है, देखो, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक आपके पास होता है डिस्टल सेंट्रियोल। एक आपके पास होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और होता है एक डिस्टल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या काम होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आपके पास एंटर करता है ओवम के अंदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंटर इन ओवा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के दौरान आपके पास क्या करता है, ओवा के अंदर एंटर करता है कौन सा सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और डिस्टल सेंट्रियोल का क्या काम होता है, डिस्टल सेंट्रियोल बेटा आपके पास करता है, डिस्टल सेंट्रियोल आपके पास कन्वर्ट करता है एक्सियल फिलामेंट में। किसमें कन्वर्ट कर जाता है, कन्वर्ट इनटू एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट, और ये एक्सियल फिलामेंट कौन सा है, ये आपके पास ये जो सेंट्रियोल आ रहा है, यहाँ से बीच से आप देख रहे होंगे एक ये जो थोड़ा सा ब्लैक डार्क कलर की जो ये लाइन है, ये पूरी फिर यहाँ नीचे से यहाँ तक क्या हो रही है, ये कन्वर्ट हो रही है। और ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास है एक्सियल फिलामेंट। ये आपके पास क्या है, एक्सियल फिलामेंट होता है। ये एक्सियल फिलामेंट क्या करता है, ये आपके पास स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये टेल में आपको क्या चाहिए, मोटिलिटी चाहिए। तो क्या करता है, ये प्रोवाइड
या हेल्प इन मोटिलिटी। ठीक है, हेल्प इन मोटिलिटी। और आपके पास क्या है यहाँ पे जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस में आपके पास क्या प्रेजेंट है, मिडिल पीस में बेटा प्रेजेंट होते हैं ये स्पाइरली अरेंज, इस तरीके से अरेंज है ना ये आपके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम जनरली बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग क्या करता है, क्या है ये आपके पास एनर्जी सोर्स है। किसके लिए एनर्जी सोर्स है ये, स्विमिंग के लिए एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्पर्म को स्विमिंग करनी है ना, स्विम करके ही तो वो फीमेल की बॉडी के अंदर जाएगा। तो फीमेल की बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स हैं, उस फ्लूइड में क्या करेगा, वो स्विम करते हुए जाएगा अंदर। कहाँ तक जाएगा वो, यूट्रस, यूट्रस से आपके पास जाएगा वो एम्पुला तक। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। तो ये आपके पास किसका डायग्राम है, एक स्पर्म का डायग्राम है। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि आपके पास स्पर्म का जो सेल होता है उसके मेनली 4 पार्ट में डिवीजन किया जाता है। पहला है आपके पास हेड, देन नेक, देन आपके पास आता है मिडिल पीस, देन आपके पास आता है टेल। हेड में आपके पास क्या क्या है, हेड में आपके पास सबसे मेन बात है, एक तो उसके ऊपर एक्रोसोम लगा। एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है। जब ये ओवा के अंदर एंटर करता है तो उसकी सेल के बाहर एक लेयर होती है, उसको तोड़ता है एंड देन उसके अंदर एंटर करता है। बिना उसके तोड़े ये बेटा स्पर्म के अंदर एंटर नहीं कर, ओवम के अंदर एंटर नहीं कर सकता। उसके बाद आपके पास हेड में क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल इसको बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके पास क्या जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास वेरिएशन जरूरी है। वेरिएशंस के लिए जेनेटिक मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हेड वाला पार्ट आ गया। देन नेक, नेक में आपके पास सेंट्रियोल होता है। 2 टाइप के सेंट्रियोल है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक आपके पास डिस्टल सेंट्रियोल होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आपके पास फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवा के अंदर एंटर करता है एंड डिस्टल जो सेंट्रियोल होता है वो आपके पास क्या करता है बेटा, वो आपके पास कन्वर्ट होता है एक्सियल फिलामेंट में, जो कि स्पर्म की जो टेल होती है उसको मोटाइल बनाता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन हमारे पास आती है तीसरी चीज आती है हमारे पास मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। स्पर्म को क्या करता है, आपके पास पावर चाहिए है ना, स्विमिंग के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए उसको स्विम करने के लिए, तभी तो उसके अंदर मोटिलिटी आ पाएगी। पूरे सेल को एनर्जी चाहिए है ना बेटा। एक्सियल फिलामेंट भी तभी काम करेगा, यहाँ पे आपके पास टेल तभी काम करेगी, आपके पास पूरा सेल तभी काम करेगा जब आपके पास इसमें एनर्जी होगी। देन आपके पास आता है हमारे पास टेल। टेल में क्या होती है, टेल का काम आपको पता ही है, क्या करती है, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट करता है जो हेल्प करता है मोटिलिटी में। इतनी बात समझ आ गई। देन हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा था, स्पर्म आपके पास किससे मिलता है, स्पर्म आपके पास बनता है स्पर्मेटिड से। स्पर्मेटिड्स में आपके पास मैच्योरेशन होता है और आपके पास क्या बनता है, स्पर्म बनता है। स्पर्मेटिड्स में क्या होती है, मैच्योरेशन होती है एंड देन आपके पास क्या बनती है बेटा, स्पर्म बनता है। ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि स्पर्मेटिड में क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटिड में स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। ठीक है, स्पर्मेटिड से आपके पास क्या बनता है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखो, स्पर्मियोजेनेसिस, इसके बाद देखो स्पर्मियोजेनेसिस आपके पास हो गया,
ठीक है, अभी हमने यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा ना, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सेल, स्पर्मेटिड का सेल आपको बताया था, एक राउंड शेप का सेल बनाया था, उसके अंदर मैंने न्यूक्लियस बताए थे, और न्यूक्लियस आपको दिखाया था, गोल्जी बॉडी दिखाई थी, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया था, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर मैंने बोला था कि बेटा ये स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से आपके पास मैच्योरेशन होगा और आपके पास क्या होगा, आपके पास स्पर्म सेल बनेगा, और उस जो मैंने उस मैच्योरेशन को हमने क्या नाम दिया, स्पर्मियोजेनेसिस नाम दिया, ठीक है। तो ये आपको अपनी एनसीईआरटी में भी नोट कर सकते हो और अपनी नोटबुक में तो आपको ऐसा डायग्राम बना के नोट करना ही है, ठीक है। चलो तो आगे हम पढ़ते हैं। एक हम क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या, for the ठीक है, for the formation of sperm, देखो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के बेटा फॉर्मेशन के लिए आपको कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए, ठीक है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म, कितने स्पर्म, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म, अगर बेटा आपको 100 स्पर्म सेल बनाने हैं, कितने स्पर्म बनाने हैं, 100 स्पर्म बनाने हैं, तो आपको कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए। तो यहाँ पे लिखो हाउ मैनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। दूसरा है आपके पास हाउ मैनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी प्राइमरी रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर आपके पास है हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर, ठीक है। आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितनी चाहिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितनी चाहिए, एंड हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आपको अब इस लेवल पे आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग अपना चैट सेक्शन में क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग क्या करेंगे, चैट सेक्शन में नीचे आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है, ठीक है। जब भी आप इस लेक्चर को देखोगे, जो भी बच्चा इस लेक्चर को देखेगा इस क्वेश्चन को करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ तक आते हुए तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब कि यहाँ तक पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत अच्छे से समझा लिया था, ठीक है। चलो तो आगे हम स्टार्ट करते हैं।
अब एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है दे रखा है। एनसीईआरटी कहती है कि आपके पास जो ह्यूमन मेल होता है, ह्यूमन मेल आपके पास एक बारी में कितने स्पर्म सेल को इजैकुलेट करता है, उनमें से कितने स्पर्म सेल आपके पास काम के होते हैं, कितने के पास मोर्टेलिटी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपके पास क्या करती है बेटा, एनसीईआरटी बताती है। तो देखो एनसीईआरटी क्या करती है, देखो एनसीईआरटी कहती है कि ह्यूमन मेल एनसीईआरटी कहती है कि ह्यूमन मेल ejaculate about 200 to 300 million sperm cell, ठीक है। कितने सेल, कितने स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है, इजैकुलेट करता है एक ह्यूमन मेल? एक ह्यूमन मेल बेटा आपके पास 200 से 300 स्पर्म को इजैकुलेट कर, मिलियन स्पर्म को, 200 से 300 मिलियन स्पर्म को इजैकुलेट करता है एक कोइटस में। कितना इजैकुलेट करता है? ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म इन ड्यूरिंग अ कोइटस, ठीक है। sperm cell during a coitus, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको? एक सिंगल कोइटस में बेटा जो ह्यूमन मेल होता है वो कितने स्पर्म प्रोड्यूस करता है, कितने स्पर्म इजैकुलेट करता है? 200 से 300 मिलियन, ठीक है। इसके बाद आपको नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी कितने आपके पास क्या होने चाहिए? फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट लेस देन 6, एटलीस्ट फॉर नॉर्मल fertility at least 60% of them, 60% का क्या होना चाहिए? 60% of them must have 60% of them must have 60% of them must have normal shape and size, ठीक है। उनमें से क्या होना चाहिए बेटा? 60% का आपके पास क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, ठीक है। वो जो उन्होंने 200 से 300 स्पर्म सेल को इजैकुलेट करा है उनमें से आपके पास 60% जो स्पर्म है सेल हैं उनका आपके पास क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। और बेटा ये 60% का जो 40% होगा, ये 60% जो स्पर्म है इसका जो 40% है, ठीक है, उनका आपके पास क्या होनी चाहिए बेटा? नॉर्मल आपके पास मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उनका क्या होना चाहिए? आपके पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगी and at least 40% of them
must have normal ने vigorous, vigorous motility, ठीक है। और इनमें से क्या होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट एटलीस्ट 40% ऑफ देम शुड हैव नॉर्मल मोटिलिटी, ठीक है। तो क्या है कि 200 से 300 स्पर्म सेल को एक बारी में एक मेल जो होता है वो क्या करता है, इजैकुलेट करता है, और उन 200 से 300 स्पर्म मिलियन जो स्पर्म है बेटा, उसमें से आपके पास 60% स्पर्म का क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। और बेटा बाकी के 40% नहीं, उन 60 जो परसेंट है, जो 200 से 300 के 60% है, उस 60% का बेटा 40% के पास आपके पास क्या होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। कई बच्चे ये याद कर लेते हैं, वो गलत समझ जाते हैं कि क्या होता है कि 200 से 300 स्पर्म में से 60% की तो आपके पास मोटिलिटी शेप और साइज अच्छी होनी चाहिए, और बाकी के 40% की आपके पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। बच्चे ये याद कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके पास 60% की आप नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, और बेटा वो जो 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज है ना, उन्हीं में से 40% की आपके पास क्या होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, और वही 40% आपके पास सक्षम होंगे फर्टिलाइजेशन कराने की, क्योंकि उनके पास क्या है, शेप एंड साइज भी अच्छी है, और उनके पास बहुत तेज मोटिलिटी, बहुत तेज स्पीड है, ठीक है। जो जल्दी स्पीड में जाएगा वो जल्दी फर्टिलाइजेशन कर जाएगा, ठीक है। तो बेटा जो 60% है, उन्हीं के 40% का आपके पास क्या होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। इतनी बात समझ आ गई। तो ये तीनों पॉइंट भी आपके पास बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इस तरीके से भी समझ सकते हो, देखो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है आपके पास, इस तरीके से कि 200 से 300 देखो 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बारी में क्या करता है, एक ह्यूमन मेल इजैकुलेट करता है, जिसमें से 60% बेटा, जिसका 60% आपके पास क्या होते हैं, जिसका 60% आपके पास क्या होता है, 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। तो 200 से 300 का 60% कितना हो जाएगा, नॉर्म वो लगभग आपके पास हो जाएगा 120 से, आई थिंक 120 से 120 से लगभग 180 मिलियन। इसका मतलब है कि 120 से 180 मिलियन स्पर्म का आपके पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। और आपके पास बेटा इस 120 और 180 मिलियन का 40% कितना हो जाएगा, इस 120 से 180 का आपके पास 40% हो जाएगा, लगभग वो हो जाएगा, ठीक है, वो लगभग आपके पास हो जाएगा 48 से 72 मिलियन, 48 से 72 मिलियन, ठीक है। और आगे की बात तो आपको पता ही है कि इनका क्या होना चाहिए, इतनों का आपके पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। और इतनों का आपके पास क्या होना चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, उसका 60% आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज की होनी चाहिए। और उन 60% का क्या, उन 60% में से 40% का, उन 60% में से 40% का आपके पास क्या होना चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। तो काम का कितना रह गया,
काम का आपके पास रह गया ये 48 से 72 मिलियन स्पर्म। ये जो 48 से 72 स्पर्म होंगे ये आपके पास रेस में है, ये आपके पास लड़ाई में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 200 से 300 स्पर्म आपके पास इजैकुलेट होंगे, जिसमें से आपके पास जो असली कंपटीशन जिनके बीच है वो 48 से 72 मिलियन स्पर्म के ही बीच में है। ये नंबर आपको याद नहीं करना है, ये जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आपके पास इतने अगर इस मिलियन स्पर्म आपके पास इजैकुलेट हो रहे हैं तो उसका 60% आपके पास ये 120 से 180 हो जाएगा, और उसका 120 से 180 का अगर आप 40% निकालोगे तो वो आपके पास लगभग इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास 48 से 72% आपके पास रह गया, 48 से 72 मिलियन स्पर्म जो आपके पास रह गए, इन्हीं के बीच में असली कॉम्पिटिशन होना है। ये सारे तो बाकी के जो हो गए वो तो कॉम्पिटिशन से बाहर ही हो गए, बाकी के जो बच गए, बाकी के मिलियन स्पर्म जो बच गए वो तो बेटा कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए, उन्होंने तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं करी, आप ये समझ लो, ठीक है। जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, समझो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से आपके पास 15 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है, तो 15 लाख में से बेटा नीट का अगर आप लेके चलो तो नीट में अगर 15 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो 4 या 5 लाख बच्चे ही असली कंपटीशन में होते हैं, बाकी के बच्चे तो बस फॉर्म भर देते हैं, उनके तो 100 नंबर से भी ऊपर नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास कंपटीशन में असली कंपटीशन उनके ही अंदर होता है, उन्हीं के बीच में होता है, जिनके आपके पास 300, 350, 400, 500 नंबर होते हैं, वो आपके पास वो 4 से 5 लाख बच्चों के होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके पास जो कंपटीशन है बेटा वो सिर्फ इनके बीच में है, इन 48 से 72 मिलियन के बीच में है, बाकी के तो कंपटीशन से बाहर हो गए क्योंकि उनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज है ही नहीं, तो उनकी मोटिलिटी शेप और साइज ही नहीं है। और आपको पता होगा कि बेटा मूवमेंट मोटिलिटी आपके पास शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है, अगर उसकी नॉर्मल शेप होगी, नॉर्मल साइज होगा, तो ही वो आपके पास क्या कर पाएगा, स्विम कर पाएगा जल्दी जल्दी और अपने टारगेट तक पहुंच पाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। चलो अब हम आगे का देखते हैं। आगे हमको देखो क्या देखना है, आगे हमको, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्या जो अलग अलग ऑर्गन है जिनके बारे में, जैसे कि हमने टेस्टिस के बारे में, स्क्रोटम के बारे में, पेनिस के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अभी तक हमारा वैसे खत्म हो चुका है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद एक छोटा सा मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में रिव्यू करा देती हूँ, और लास्ट में एक हार्मोनल एंडोक्राइन मैकेनिज्म है वो मैं आपको कराऊंगी, और यहाँ पे आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस मेल का सारा चीज़ें खत्म हो जाएंगी। देन बेटा हम oogenesis पे जाएंगे, oogenesis के बाद हम बाकी की उसमें भी ऐसी सारी जो भी टर्म्स होंगी छोटी छोटी उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसको खत्म करेंगे। देन हम आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएंगे, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आपके पास जो हमने सबसे पहले ऑर्गन पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था बेटा, स्क्रोटम। हमने क्या पढ़ा था, स्क्रोटम हमने पढ़ा था। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम बेटा एक क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, स्क्रोटल सेक होते हैं। क्या होते हैं, स्क्रोटल सेक होते हैं। कितने स्क्रोटल सेक होते हैं, 2 स्क्रोटल सेक होते हैं, और उन स्क्रोटल सेक के अंदर आपके पास क्या करती हैं, क्या होती हैं, टेस्टिस होती हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई, और ये बात आपको याद भी होगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या है, स्क्रोटम है। स्क्रोटम में आपके पास क्या होता है, स्क्रोटम में आपके पास स्क्रोटल सेक प्रेजेंट है। स्क्रोटल सेक में आपके पास क्या प्रेजेंट थी, टेस्टिस प्रेजेंट थी, ठीक है। और ये आपके पास कहाँ होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमेन कैविटी में होते हैं। कहाँ होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। तो हम इसके बारे में एक तो लिख देते हैं कि स्क्रोटल सेक होते हैं, और एक क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि ये आपके पास एक तो स्क्रोटम में क्या होता है, स्क्रोटल सेक प्रेजेंट होते हैं, और स्क्रोटल सेक के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट होता है,
क्या प्रेजेंट होती है स्क्रॉटल सैक में? स्क्रॉटल सैक में आपके पास प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद इसके क्या होना चाहिए कि वन पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर, आप इसको लिखो, वन पेयर ऑफ टेस्टिस present in pouch like structure, ठीक है, outside the one pair of testes present in pouch like structure, ठीक है, pouch like structure outside of the abdominal cavity। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें आपको क्या कर दी हैं, पढ़ा दी हैं, लेकिन मैं आपको एक बारी बस रिवाइज करवा रही हूँ और आपको भी ये सारी चीजें अपने नोट्स में लिखनी है बेटा, ठीक है। तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस आपके पास प्रेजेंट होती हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड एज स्क्रॉटम। क्या बोलते हैं उस कैविटी को, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रॉटम बोलते हैं, ठीक है। और आपके पास जो टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, आपके पास टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर रिक्वायर्ड, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड या फिर लिखो टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम, टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम इज 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस आपके पास कम टेम्परेचर होना चाहिए स्क्रॉटम का, क्योंकि स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस होना है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपके पास टेम्परेचर जो है बॉडी से 2.5 मतलब 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्या है, टेम्परेचर ऑफ द स्क्रॉटम इज 2 to 2.5 लेसर देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एंड इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये क्या है बेटा, नेसेसरी है, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई आपको स्क्रॉटम के बारे में, हमको इतनी बातें पता होनी चाहिए। एक तो स्क्रॉटम में क्या होता है, स्क्रॉटल सैक होते हैं, और स्क्रॉटल सैक के अंदर आपके पास क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ठीक है। स्क्रॉटल सैक के अंदर टेस्टिस होते हैं, बाकी जो स्क्रॉटम होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड स्क्रॉटम, ठीक है। अगर आपके पास कभी भी इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास तो आपके पास लिखने को भी आ सकता है स्क्रॉटम की डेफिनेशन बताओ, तो आपको यही लिखना है। देन आपके पास टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वो 2 से 2.5 कम होना चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से, और आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस स्क्रॉटम के अंदर होता है क्योंकि वहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, तो उनका क्या होना चाहिए बेटा, उनका आपके पास टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसीलिए इसका टेम्परेचर, इसीलिए ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं ताकि इनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। स्क्रॉटम के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे बेटा टेस्टिस के बारे में, और टेस्टिस के बारे में मुझे लगता है कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं।
टेस्टिस के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। इस टेस्टिस का मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम भी इलाबोरेट करके बताया था, है ना। सैमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, आपके पास लोब्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, तो वो आपके पास मुझे लगता है कि बताने की अब कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस आपके पास कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको मैंने एपिडिडाइमिस का फंक्शन भी बताया था। एपिडिडाइमिस बेटा क्या होता है, 6 मीटर लॉन्ग एक क्या होती है, कॉइल होती है। कितनी मीटर लॉन्ग होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है। और क्या है ये आपके पास करती है, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। क्या करती है, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म करती है। फंक्शनल मतलब इसके फंक्शन को मैच्योर करती है। जो स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है वो आपके पास कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक है। स्पर्म क्या करता है, स्पर्म गेट मोटिलिटी, स्पर्म गेट मोटिलिटी, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म करता है ये, ठीक है। जब आपके पास एपिडिडाइमिस में स्पर्म जाता है तो वहाँ पे उसको क्या होता है, वो उसका मैचुरेशन होता है, उसको मोटिलिटी प्रोवाइड होती है। मतलब कि जो स्पर्म जो मोटाइल होता है उसके लिए क्या चाहिए, एक डेवलपमेंट चाहिए, एक उसको एक प्रोसेस चाहिए, वो आपके पास कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक है। और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं कि देखो, आफ्टर इंसेमिनेशन in vaginal, जब आपके पास वेजाइना में स्पर्म का एंटर हो जाता है, स्पर्म आपके पास उसका जब स्पर्म आपके पास एंटर हो जाता है वेजाइना में, तो आफ्टर मतलब इंसेमिनेशन होगा तभी तो एंटर होगा ना। तो आफ्टर इंसेमिनेशन इन वेजाइना, इंसेमिनेशन कहाँ होता है बेटा, वेजाइना के अंदर होता है, किसका, स्पर्म का इंसेमिनेशन होता है। तो आफ्टर इंसेमिनेशन इन वेजाइना, ठीक है, जो वेजाइनल फ्लूइड होता है, वेजाइनल फ्लूइड आपके पास क्या करता है, वेजाइनल फ्लूइड रिमूव, क्या करता है, वेजाइनल फ्लूइड रिमूव करता है, वेजाइनल फ्लूइड रिमूव, क्या रिमूव करता है आपके पास, वेजाइनल फ्लूइड रिमूव इनहिबिटरी प्रोटीन, वेजाइनल फ्लूइड रिमूव इनहिबिटरी प्रोटीन। इनहिबिटरी प्रोटीन कहाँ होते हैं, इनहिबिटरी प्रोटीन आपके पास किस, इनहिबिटरी प्रोटीन होते हैं स्पर्म की सेल में, ठीक है। स्पर्म की सेल में क्या होते हैं, इनहिबिटरी प्रोटीन होते हैं। वो जब आपके पास कैसे वो हटते हैं, जब आपके पास जो स्पर्म होता है वो वेजाइना के अंदर एंटर करता है, इंसेमिनेशन होता है, तो वेजाइना के अंदर जो फ्लूइड होता है, वेजाइनल फ्लूइड होता है, उसकी हेल्प से क्या होता है, वो इनहिबिटरी प्रोटीन्स आपके पास क्या कर जाते हैं, वो इनहिबिटरी प्रोटीन आपके पास रिमूव हो जाते हैं। इनहिबिटरी प्रोटीन रिमूव देन स्पर्म बिकम एक्टिवेटेड, उसके बाद क्या हो जाता है, देन स्पर्म बिकम एक्टिवेटेड। और इस प्रोसेस को हम एक नाम देखते हैं, देन स्पर्म बिकम एक्टिवेटेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, और इस प्रोसेस को हम बेटा क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन बोलते हैं, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस कैपेसिटेशन क्या होता है। कैपेसिटेशन होता है बेटा जब स्पर्म आपके पास क्या करता है? इंसेमिनेट होता है, विजाइना के अंदर इंसेमिनेशन होता है, तो स्पर्म में क्या होते हैं? कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन होती है। उन इनहिबिटरी प्रोटीन का रिमूवल आपके पास क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन कहलाता है। ठीक है, स्पर्म आपके पास क्या करता है बेटा? स्पर्म गेन मोटिलिटी। ठीक है, स्पर्म के पास आपके पास क्या आ जाती है? मोटिलिटी आ जाती है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास एपिडिडाइमिस क्या करता है? फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म करता है। स्पर्म का क्या होता है? आपके पास मैचुरेशन होता है, थोड़ा सा मोटिलिटी प्रोवाइड होती है उसको। फिर आपके पास ये वाली लाइन मैंने यहाँ इसीलिए ऐड कर दी क्योंकि इसमें भी आपके पास स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड हो रही है, तो आपको साथ के साथ वो याद हो जाएगा। ठीक है, एक और लाइन इसमें है कि स्पर्म temporarily store in epididymis में बेटा sperm temporarily store in epididymis for 1 month। 1 मंथ के लिए जो स्पर्म होता है वो आपके पास क्या होता है? टेम्परेरीली स्टोर होता है। कहाँ पर? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस आपके पास क्या करता है? स्टोरेज का काम भी करता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। चलो अब हम आगे देखते हैं। आपके पास फोर्थ जो आपके पास है वो है वासा डिफरेंस। क्या है वो? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने स्क्रोटम पढ़ लिया, टेस्टिस हम पढ़ चुके थे इसीलिए हमने उसको नहीं लिया। एपिडिडाइमिस पढ़ा, और फोर्थ वन हमारे पास है वास डिफरेंस। ठीक है, तो वास डिफरेंस आपके पास क्या करता है? कैरी करता है स्पर्म को वास डिफरेंस क्या काम करता है? वास डिफरेंस कैरी स्पर्म फ्रॉम स्क्रोटम। कहाँ से? स्क्रोटम से। फ्रॉम स्क्रोटम टू एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, वास डिफरेंस का आपके पास बेटा क्या काम होता है? वास डिफरेंस का आपके पास क्या करता है? स्क्रोटम में, मतलब टेस्टिस में आपके पास जो स्पर्म बनता है उसको क्या कहाँ कैरी करता है? एब्डोमेन में कैरी करता है, क्योंकि वो क्या होता है बेटा? देखो अब ये आपके पास टेस्टिस हैं। इन टेस्टिस में आपके पास स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके पास पहले आपके पास कहाँ जानी है? पहले वो आपके पास एब्डोमेन में जाना है। ठीक है,
एब्डोमेन से वो आपके पास कहाँ आती हैं, पीनस तक आती हैं। ठीक है, इस तरीके से वो क्या होती हैं, पीनस तक आती हैं और वहां से उनका क्या होता है, इजैकुलेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास क्या है, वास डिफरेंस का क्या काम होता है, वो जो स्पर्म सेल्स आपके पास बने हैं, जो सेमेन है उसको क्या करता है, टेस्टिस से वो आपके पास एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ कराता है, एंटर कराता है। तो यहाँ एब्डोमिनल कैविटी में जाना है स्पर्म को, तो यहाँ एब्डोमिनल कैविटी तक कौन ले जाता है बेटा, वास डिफरेंस ले जाता है एब्डोमिनल कैविटी तक। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी का क्या काम होता है, एब्डोमिनल कैविटी का काम होता है, सॉरी वास डिफरेंस का काम क्या होता है, वास डिफरेंस का काम होता है आपके पास जो स्पर्म बना है उसको स्क्रॉटम से, स्क्रॉटम में ही तो टेस्टिस हैं, तो स्क्रॉटम से एब्डोमिनल कैविटी तक कैरी करना। ठीक है, चलो, और जो आपके पास वासा डिफरेंस होता है, वास डिफरेंस का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, terminal part of vas difference is called ampulla। क्या कहते हैं हम, टर्मिनल पार्ट को एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, वास डिफरेंस के टर्मिनल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। देन हमारे पास जो फिफ्थ वन है बेटा, इसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, वास डिफरेंस के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। फिफ्थ जो टॉपिक हमारे पास है, फिफ्थ जो टर्म हमने पढ़ी है वो है इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट आपके पास क्या करता है, इजैकुलेटरी डक्ट का क्या काम है, इजैकुलेटरी डक्ट आपके पास क्या है, दो शॉर्ट ट्यूब होती हैं, ये क्या है आपके पास, टू क्या होती है, दो क्यों है, दो आपके पास, एक तो एक टेस्टिस से निकल रही है, दूसरे टेस्टिस से निकल रही है। जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है बेटा, ये आपके पास एक काइंड ऑफ क्या होती है, कॉमन डक्ट होती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास काइंड ऑफ कॉमन डक्ट होती है, कॉमन डक्ट होती है। कॉमन डक्ट किस किस के बीच में होती है, कॉमन डक्ट का मतलब है कि बहुत सारी, दो तीन चीज़ों से आपके पास से लेके आ रही है किसी भी चीज़ को, और एक कॉमन डक्ट के थ्रू दो तीन जगह से आपके पास कोई भी डक्ट आ रही हैं और वो डक्ट एक कॉमन ट्यूब में जाके मिल रही हैं, तो वो जो ट्यूब जो आपकी कॉमन ट्यूब होगी उसको हम बोलेंगे कॉमन डक्ट। ठीक है, तो इसीलिए बेटा इजैकुलेटरी डक्ट भी आपके पास एक तरीके की कॉमन डक्ट है। इसमें कौन कौन सी डक्ट्स मिलती हैं, देखो इसमें आपके पास है, आप लिख सकते हो यहाँ पर कि इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट में आपके पास क्या क्या होता है, एक तो आपके पास होता है वास, एक आपके पास इसमें होता है वास डिफरेंस। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है सैमिनल फ्लूइड, वास डिफरेंस आपके पास होता है, सॉरी सैमिनल वेसाइकल, सैमिनल वेसाइकल। इजैकुलेटरी डक्ट में होता है वास डिफरेंस और एम्पुला, सॉरी एम्पुला। ठीक है, देखो वास डिफरेंस, एम्पुला एंड आपके पास होता है सैमिनल वेसाइकल, सैमिनल वेसाइकल डक्ट। ये तीनों जो डक्ट होती हैं, वास डिफरेंस, एम्पुला और सैमिनल वेसाइकल हैं, ये तीनों आके कहाँ मिलती हैं, कॉमन डक्ट में मिलती हैं, जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट का आपके पास क्या काम होता है, ये आपके पास क्या करती है, इट कैरी स्पर्म, हम लिख सकते हैं ओके, इट कैरी स्पर्म इट कैरी सैमिनल फ्लूइड, हम इसको बोल देंगे, स्पर्म तो सेल्स है ना, सैमिनल फ्लूइड के अंदर, सेमिनल फ्लूइड के अंदर स्पर्म सेल्स होती हैं, तो इट कैरी सैमिनल फ्लूइड इनटू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तक जो ले जाती है, इट कैरी सैमिनल फ्लूइड एंड ओपन टू, कहाँ ओपन होती है, यूरेथ्रा में ओपन होती है, एंड ओपन इनटू बेटा यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा आपके पास क्या है,
यूरेथ्रा से ही तो क्या होता है, जो सेमिनल फ्लूइड है वो बाहर आता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में भी समझ आ गई। इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में मैंने वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बताई थी। अब मैं आपको वो सारी चीज़ें लिखवा रही हूँ ताकि आपको बेटा समझ आ जाए। ठीक है, जब आप पढ़ने बैठो तो आपको समझ आए चीज़ें कि क्या बताया था। कहीं आप मतलब कि चीज़ें भूल जाते हैं ना, मतलब क्या इजैकुलेटरी डक्ट का काम है, क्या सेमिनल वेसिकल का काम है, क्या आपके पास वास डिफरेंस का काम है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों को एक बार लिख मतलब कि राइटिंग फॉर्म में भी लिख दे रही हूँ। आपके पास 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे बेटा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा आपके पास क्या है? यूरेथ्रा इट राइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से ही तो निकलता है। एंड ओपन, ठीक है, इट राइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन इनटू यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड ओपन इनटू यूरोजेनाइटल। कहाँ ओपन होता है बेटा? इट राइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन इनटू यूरोजेनाइटल पोर। और यूरोजेनाइटल जो पोर होता है, क्योंकि जो मेल होते हैं उनमें आपके पास यूरिन का और आपके पास जो यूरिन का और जो सेमिनल फ्लूइड जो है, जो भी उनका जेनेटिक जो भी गैमीट का जो फ्लूइड है, मतलब कि जो गैमीट्स हैं और जो यूरिन है, वो उनका जो पाथवे होता है वो सेम होता है। इसीलिए हम उसको यूरोजेनाइटल पोर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यूरोजेनाइटल पोर बोल देते हैं। किसको बोलते हैं? यूरेथ्रा को। ठीक है, तो कहाँ कैरी होता है? यूरोजेनाइटल पोर में कैरी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को कि इट राइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन आउटसाइड थ्रू ओपन इनटू यूरोजेनाइटल पोर। ठीक है, ओपन इनटू यूरोजेनाइटल पोर। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। इट राइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन इनटू यूरोजेनाइटल पोर। ठीक है, अब हमारे पास जो हम लास्ट हमने पढ़ा था, वो हमने क्या पढ़ा था? पेनिस। ठीक है, एक जो लास्ट हमारे पास रह गया, पेनिस आपके पास क्या करता है? पेनिस आपके पास यूरेथ्रा कंटिन्यू टू ट्यूबुलर एंड मस्कुलर होता है ना, मसल्स होती हैं इसमें, मस्कुलर ऑर्गन। यूरेथ्रा कंटिन्यू इनटू ट्यूबुलर एंड मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। बस इतना ही इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इट राइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन आउटसाइड इनटू, यहाँ पे हम एक वर्ड ओपन आउटसाइड। जो आपके पास यूरेथ्रा होता है वो आपके पास मैंने बता दी यूरोजेनाइटल एक पोर होता है, वहां तक क्या कर देता है आपके पास यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ तक कनेक्शन होता है इसका? एक यूरोजेनाइटल पोर होता है, वहां तक होता है। फिर यूरेथ्रा आपके पास कंटिन्यू होता है एक ट्यूबुलर और मस्कुलर ऑर्गन के थ्रू, और वो आपके पास कहाँ खुलता है बेटा? आपको पता है कहाँ खुलता है वो?
आपके पास यूरेथ्रल मीटस में खुलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो गई हैं, सारे आपके पास ऑर्गन भी मैंने बता दिए हैं। अब आपके पास एक छोटा सा एक और टॉपिक रह गया, एसेसरी डक्ट का टॉपिक, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है और उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, एसेसरी डक्ट जो हमने मेल में पढ़ी थी, वो आपके पास उन डक्ट से जो फ्लूइड निकलते हैं उनका क्या काम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं। देखो, जो आपके पास एसेसरी डक्ट होती हैं, एसेसरी डक्ट आपके पास 3 मैंने बताई थी। एसेसरी डक्ट आपको याद हो तो पहला था आपके पास सेमिनल वेसाइकल, पहली आपके पास कौन सी थी, सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, दूसरी आपके पास कौन सी थी, दूसरी आपके पास थी प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी बेटा आपके पास थी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और इसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते थे। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और इसको हम बोल देते हैं कॉपर्स ग्लैंड भी। इतनी बात समझ आ गई, सारी चीजें। आपके पास एसेसरी डक्ट कितनी होती हैं, हमारे पास 3 एसेसरी डक्ट होती हैं मेल में। कितनी एसेसरी डक्ट होती हैं, 3 एसेसरी डक्ट होती हैं ह्यूमन मेल में। पहली आपके पास होती है सेमिनल वेसाइकल, एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में देखो, सबसे मेन चीजें क्या है। सेमिनल वेसाइकल आपके पास क्या करती है, हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो सेमिनल वेसाइकल, दूसरा है आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा है आपके पास बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये जो 3 ग्लैंड है, इसके बारे में हमको कुछ लाइनें पता होनी चाहिए, कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखो, अब सेमिनल फ्लूइड आपके पास, सेमिनल वेसाइकल का क्या काम होता है, देखो जो सेमिनल वेसाइकल होता है वो क्या करता है, सेमिनल वेसाइकल रिलीज करता है बेटा, रिलीज 60 to 70%, नियरली 60 to 70% पार्ट ऑफ सेमेन। जो सेमेन होता है, जो फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड होता है, उसका 60 से 70% जो आपके पास होता है वो कौन रिलीज करता है, सेमिनल वेसाइकल रिलीज करता है। ठीक है,
60 से 70 पार्ट ऑफ द सेमेन कौन रिलीज करता है? सेमिनल वेसाइकल करता है। इसके बाद आपके पास इसका नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास है कि सेमिनल फ्लूइड जो होता है, जो सेमिनल वेसाइकल होता है, वो सेमिनल फ्लूइड रिलीज करता है। और सेमिनल फ्लूइड के अंदर बेटा क्या होता है? सेमिनल फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ, सेमिनल फ्लूइड में क्या होता है? सेमिनल फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, फ्रुक्टोज। क्या ये क्या करता है? सेमिनल फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ फ्रुक्टोज, जो कि बेटा आपके पास क्या करता है? आपके पास क्या है? ये फ्यूल ऑफ स्पर्म है। क्या है ये आपके पास? एक्ट एज फ्यूल ऑफ स्पर्म। जो सेमिनल फ्लूइड होता है, सेमिनल वेसाइकल आपके पास क्या रिलीज करता है? सेमिनल फ्लूइड रिलीज करता है। सेमिनल फ्लूइड जो है वो आपके पास कितना % होता है? टोटल सेमेन का 60 से 70% होता है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात आपके पास है कि इसमें फ्रुक्टोज होता है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि आपके पास फ्रुक्टोज होता है, जो कि आपके पास 60 से 70% पार्ट बनाता है। सॉरी, फ्रुक्टोज होता है बेटा, जो कि आपके पास क्या करता है? स्पर्म को फ्यूल प्रोवाइड करता है, मतलब कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तो मोटिलिटी, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया तो करता ही है, लेकिन उसको फ्यूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें और ज्यादा एड ऑन करता है, उसकी मोटिलिटी में, उसकी एनर्जी में, वो कौन करता है बेटा? फ्रुक्टोज करता है। दूसरा है आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आपके पास क्या करती है? देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड आपके पास 30% ऑफ सीमेन बनाती है। क्या करती है? क्या करती है बेटा? फॉर्म प्रोस्टेट ग्लैंड का जो आपका फ्लूइड होता है, फॉर्म 30% पार्ट ऑफ सेमेन। ठीक है, 30% पार्ट ऑफ सेमेन बनाती है। और दूसरा काम क्या करती है? एक्टिवेशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है बेटा? एक्टिवेशन। प्रोस्टेट फ्लूइड हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, क्या करता है? हम लिख सकते हैं कि प्रोस्टेट फ्लूइड हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के एक्टिवेशन जो करवाता है वो कौन करवाता है? प्रोस्टेट फ्लूइड करवाता है। ठीक है, तीसरी बात इसके बारे में क्या है? तीसरी बात है कि इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या क्या प्रोस्टेट फ्लूइड जो होता है उसमें क्या क्या होता है? एक तो आपके पास होता है कैल्शियम आयन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है इसमें? कैल्शियम आयन होते हैं। और क्या होता है? क्लॉटिंग एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो स्पर्म होता है उसमें क्लॉटिंग एंजाइम भी होता है, वो उसको क्लॉट करके रखता है स्पर्म को। जो सेमिनल फ्लूइड होता है, सॉरी स्पर्म नहीं, सेमिनल फ्लूइड होता है, उसमें क्लॉटिंग एंजाइम होते हैं। वो क्या करता है? जो ये क्लॉटिंग एंजाइम सॉरी जो सेमिनल फ्लूइड होता है वो क्लॉट उसका बनना ज़रूरी है। तो वो क्लॉट जो उसका क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड में से प्रोस्टेट फ्लूइड जो निकलता है वो आपके पास प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट फ्लूइड में क्या होता है? एक तो कैल्शियम आयन होते हैं, एक आपके पास क्या होते हैं? क्लॉटिंग एंजाइम होते हैं। उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आपके पास क्या है? इसका जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है? इट्स फ्लूइड डिस्ट्रॉय
destroy the acidic nature of urethra. Its fluid destroy acidic nature of urethra और आपके पास क्या क्या ये है, आपके पास क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में भी हेल्प करता है। ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में भी हेल्प करता है। कौन? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, जो कि इसका बहुत ज़रूरी काम है। एनसीईआरटी ने यही आपको बता रखा है, मेन काम ये है। एक आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से, एक आपको पता होना चाहिए कि फ्रुक्टोज कौन करता है, आपके पास सैमिनल वेसाइकल से जो फ्लूइड है वो आपके पास करता है, और ठीक है, ये दोनों बात तो एनसीईआरटी ने बहुत ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। इनमें क्वेश्चंस भी आता है, बाकी तो पता तो आपको सब कुछ ही होना चाहिए, ठीक है, जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक्ट एज फ्यूल ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है, आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको इसी सीक्वेंस में बेटा पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी से भी जो आप पढ़ चुके हो इन क्लासेस में, वो आपको एनसीईआरटी से भी एक बार पढ़ना है और आपको रिवीजन करते रहना है, ताकि आप देखो, आप देख रहे होंगे कि पीछे से कितनी कनेक्टेड है चीज़ें। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा इसका एक पार्ट, वही एंडोक्राइन मैकेनिज्म वाला पार्ट रह गया कि हार्मोन किस तरीके से आपके पास काम करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्लास में ही oogenesis भी स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।